Hi students, today we will see the history subject, lesson number 4. The name of the lesson is the freedom struggle of 1857. So, today we will see the third part of the lesson. Before that we have seen the part first and part second. In part first we see the struggle before 1857 and the cause for the struggle of 1857, economic causes, political causes, discontent among the Indian soldier, immediate cause, the outburst, the scope of struggle, leadership of the struggle, crushing of the struggle. All this part we have seen in first and second part. Now we are going to see the third part of this lesson. In that, the point is the cause of failure of the struggle. मतलब क्या कि जो स्ट्रगल युद्ध जो है वो असफल होने के कारण क्या है। मतलब जो स्ट्रगल किया था 1857 का वो असफल होने के लिए क्या क्या रीजंस है ऐसे कि उसके कारण वो सफल नहीं हो सका या अनसक्सेसफुल हुआ। The struggle of 1857 became unsuccessful due to the following reason. देखो 1857 के जो युद्ध है उसके अनसक्सेसफुल होने के परिणाम नीचे दिए गए हैं। The struggle was not comprehensive. The struggle was not comprehensive. This is the first point. मतलब क्या कि जो युद्ध है उसका प्रसार जो है पूरे भारत में नहीं हुआ। कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या, पूरी तरह से वाइड, वॉज नॉट वाइड। मतलब क्या कि जो युद्ध है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में भारत में पूरी तरह से नहीं फैला। इसके कारण अभी देखो उसमें क्या दिया गया है, द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया। युद्ध जो है वो पूरी तरह से संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं हुआ। इट्स इंटेंसिटी वॉज मोर सेवर इन नॉर्थ इंडिया बट राजपूताना, पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन अलोव। देखो इस युद्ध की जो प्रखरता जो थी, मतलब इंटेंसिटी, जो फोर्स था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, नॉर्थ इंडिया में, मतलब उत्तर भारत में था सबसे ज़्यादा। बट उत्तर भारत छोड़ के जो राजपूताना, पंजाब और बंगाल जो है उसका कुछ हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट जो है उसमें ये नहीं पहुंच पाया। इसकी वजह से भी ये अनसक्सेसफुल रहा 1857 का स्ट्रगल। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप मतलब क्या कि सर्वमान्य जो नेता जो थे उनका अभाव था। मतलब जो लीडर्स रहते हैं, नेता जो रहते हैं, वो लोग ज़्यादा करके मतलब इन्वॉल्व नहीं हुए इस वॉर में। अभी देखेंगे, देयर वॉज नो कॉमनली एक्सेप्टेड लीडर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब क्या कि इस युद्ध में, ये जो युद्ध था इसमें भारतीय स्तर पर जो अंग्रेज के विरोध करने में क्या हुआ, ये सशक्त और सर्वमान्य एक जो नेता जो होता है नेतृत्व करने वाला वो नहीं हो सका, या एक मान्य सभी एकजुट नहीं हुए, इसके कारण भी हुआ। ड्यू टू दिस देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और क्या हो गया कि अंग्रेज़ों के विरोध में एकता नहीं मतलब लाने में सक्षम नहीं रहे हम लोग, नहीं ला पाए। इसके वजह से भी हम लोग इसमें क्या हो गए, फेलियर हो गए। मोस्ट ऑफ द फेडेटरी प्रिंसेस रिमेन अलोव। और इसका ये जो थर्ड पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि जो रियासतदार जो थे उसके भी समर्थन का अभाव हम लोगों को देखने मिला। जो प्रिंसेस जो थे, रियासतदार जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो थे ये भी इस युद्ध से या उठाव से क्या हो गए, दूर रह गए। जस्ट एज द कॉमन पीपल सफर ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, सिमिलरली प्रिंसेस वेर आल्सो सफरिंग। जैसे कि सर्वसामान्य जो जनता है वो इन ब्रिटिश लोगों की जो सत्ता है उससे त्रस्त थे, उससे दुखी थे, तो वैसे ही सेम सिमिलरली प्रिंसेस भी
मतलब इनको भी तकलीफें हो रही थी या ये भी दुखी थे, बट एक्सपेक्ट फ्यूज अदर रिमेन फेथफुल टू द ब्रिटिश। और इनमें से हमारे जो कोई रियासतदार जो है, अन्य रियासतदार, तो वो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान भी रहे थे। मतलब उनको अंग्रेज़ों का जो शासन है वो अच्छा लगता था, इसके कारण भी हम लोग इसमें फेल्योर हो गए। अभी आगे वाला पॉइंट देखेंगे, लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स। अभी लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जो सैनिकी जो कूटनीतियाँ जो होती है, सैनिकी कूटनीतियाँ, उसका अभाव। मतलब क्या कि जो दाव पेच रहते हैं वो भी खेलने आना चाहिए, दाव पेच। तो उसमें देखो क्या दिया है नेक्स्ट पॉइंट में, लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स में, इंडियन सोल्जर्स वेर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिक्स। इंडियन जो सोल्जर थे, भारतीय जो सैनिक जो थे, वो वीर थे, लेकिन उनको जो कूटनीति जो है वो करने नहीं आती थी। दे कैप्चर दिल्ली बट कुड नॉट रिटर्न इट। उन्होंने दिल्ली को जीत लिया था भारतीय लोगों ने, लेकिन उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पाए। उसका अधिकार जो है उसके ऊपर नहीं जमा पाए। सिमिलरली द इंडियन रिबेल्स हैड लिमिटेड आर्म सप्लाई। और जो हमारे इंडियन जो रिबेल्स थे, मतलब भारतीय विद्रोही, उनके पास जो शस्त्र जो थे वो भी पर्याप्त नहीं थे। मतलब उनके पास लिमिटेड थे शस्त्र। द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिसिप्लिनरी आर्मी, इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म एंड एक्सपीरियंस आर्मी जनरल्स। और जो अंग्रेज जो थे उनके पास बहुत बड़ी धन शक्ति थी, मतलब इकोनॉमिक वो बहुत स्ट्रेंथ है। और डिसिप्लिनरी आर्मी, मतलब डिसिप्लिन आर्मी मतलब क्या कि जो आर्मी है वो एकदम अनुशासनबद्ध, एकदम रूल फॉलो करती थी। अच्छी जो आर्मी बोलते हैं हम लोग, वैसी थी उनके पास। इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म्स, और जो आधुनिक जो शस्त्र अस्त्र सभी उनके पास थे। और एक्सपीरियंस आर्मी जनरल्स, और अनुभवी जो सेनानी जो थे उनके, वो भी उनके पास थे, ब्रिटिश लोगों के पास। सिंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, देयर मूवमेंट्स वेर स्विफ्ट। और जो संचार की जो व्यवस्था है, कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था है, वो किसके पास थी? ब्रिटिश लोगों के पास थी। इसके वजह से उनकी जो गतिविधियाँ जो हम लोग बोलते हैं, उनकी जो मूवमेंट जो थी वो कैसी थी? फास्ट थी, शीघ्र गति से, जल्द गति से होती थी। ड्यू टू दिस द इंडियन सिपाही कोड नॉट सक्सीड। और इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय जो सैनिक है वो उनके ऊपर अपना प्रभाव जो है वो नहीं जमा पाए। Wars are fought not only based on bravery but also through military strategies। और जो युद्ध है वो केवल वीरता के कारण नहीं, बल्कि जो सैनिकी जो कूटनीतियाँ जो होती है, अथवा जो दावपेच भी हम लोग जिसे कहते हैं वो होते, उसके ऊपर भी जीती जाती है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, दैट इज इंटरनेशनल सिचुएशन वाज फेवरेबल टू द ब्रिटिश। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति है वो ब्रिटिश लोगों को कैसी थी? अनुकूल थी, फेवरेबल थी। द क्रीमियन वॉर विथ रशिया वॉज जस्ट वॉर। और देखो जो ब्रिटिश लोगों के साथ जो क्रीमियन वॉर जो चल रहा था रशिया में, वो हालांकि मतलब वो युद्ध समाप्त हुआ था, चालू ही वो युद्ध समाप्त हुआ था। द ब्रिटिश वॉन द वॉर। और ब्रिटिश लोगों ने ये वॉर जीत लिया था, युद्ध जीत लिया था। दे हैड ट्रेड रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और विश्व के कई देशों के साथ उनका व्यापार चलता था। द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश वॉज वास्ट। और अंग्रेज़ों के जो नौसेना जो थी वो भी कैसी थी? एकदम प्रबल थी, वास्ट थी, बहुत बड़ी थी। वेयर एज द इंडियन रिबल्स वेर आइसोलेटेड। इसके विपरीत जो स्थिति हमारे विद्रोही की जो थी, भारत के जो योद्धा थे उनकी। अभी देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड एंड ऑफ रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी देखो कि इसी के चलते हुए जो स्वतंत्रता युद्ध के जो परिणाम हुए हैं उसके वजह से क्या हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त
हुआ है। उसमें देखो क्या दिया है, ड्यू टू द कंपनी रूल देयर वॉज ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियंस एंड द ब्रिटिश रूल हैड टू फेस द स्ट्रगल ऑफ 1857। देखो कि कंपनी की जो शासन सत्ता है उसके कारण जो भारतीय जो लोग थे उनके बीच में जो असंतोष बढ़ गया था, और यही जो असंतोष बढ़ गया था और अंग्रेजी सत्ता के जो मतलब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ 1857 में युद्ध की जो चुनौती है वो दी गई थी और युद्ध हुआ था। ऐसे इंग्लैंड की जो क्वीन है उसको लगा, इट फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी एंड इंस्टेड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग ओवर द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और देखो भारत की जो अंग्रेजी सत्ता है वो कंपनी के हाथ में सुरक्षित नहीं रह गई है। ऐसा जब इंग्लैंड की रानी को लगा, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन है उसको समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। द गवर्नर जनरल वॉज नाउ डेजिग्नेटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और जो गवर्नर जनरल जो पद था वो अभी वाइसराय का पद बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग हैपन टू बी द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय बना था। ए न्यू पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज क्रिएटेड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द इंडियाज अफेयर्स ऑफ इंडिया। और ये जो वाइसराय का जो पद बनाया गया था उसमें भारत का जब शासन चलाने के लिए ये भारत मंत्री का पद निर्माण किया गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो भारत का जो शासन है वो चलाने के लिए भारत मंत्री का पद निर्माण किया गया और इंग्लैंड के शासन में ये निर्मित किया गया। अभी अगला वाला पॉइंट देखेंगे, क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वींस प्रोक्लेमेशन मतलब जो विक्टोरिया जो रानी थी उसका घोषणा पत्र, मतलब उसने किस चीज़ की घोषणा की। क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड इशू ए डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल इंडियंस आर आवर प्रोजेंसी। मतलब इंग्लैंड की जो रानी है विक्टोरिया, उसने भारतीयों को संबोधित करके एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में उसने ऐसे कह दिया कि आश्वासन दिया कि जो सभी भारतीय है वो हमारे प्रजाजन है। Henceforth they will not be discriminate on the basis of race, religion, caste और birthplace। और इसी तरह से उनके साथ किसी भी तरह से मतलब वंश, धर्म, जाति जो है या जन्म स्थान है इसके आधार पर कभी भी इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस विल बी गिवन ऑन मेरिट, और जो गवर्नमेंट सर्विस है वो भी गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी, सरकारी नौकरी। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स, और धार्मिक जो मामले हैं उसमें भी ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसमें क्या नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। इट वॉज मेड क्लियर दैट द ब्रिटिश क्राउन विल ऑनर ऑल treaties and agreements made by the company with the ruler of the princely states and no princely state will be annexed henceforth। और देखो यह एकदम से क्लियर किया गया है कि रियासतदारों के साथ जो किए गए अनुबंध जो है उनका पालन किया जाएगा। उनके जो एग्रीमेंट्स है, ट्रीटीज़ है, वो जो है उनको फॉलो किया जाएगा, और किसी भी कारण से जो रियासतदार जो है उनकी रियासत समाप्त नहीं की जाएगी। मतलब जो किंग है वो अपनी जगह पे रहेगा। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ आर्मी। अभी देखो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है कि हमारी जो भारतीय सेना है उसकी पुनर्रचना की है, अभी फिर से नई रचना की है। द proportion of the British soldiers was increased in the army।
जो सेना है, सेना में अंग्रेजी जो सैनिकों की जो संख्या है उसमें बढ़ा दी। हमारी जो भारतीय सेना है उसमें अंग्रेजी जो सेना है उसकी संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी। इंग्लिश ऑफिसर्स वेयर प्लेस एट स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और जो महत्वपूर्ण जो पद है उसके ऊपर अंग्रेजी अधिकारियों को नियुक्त किया गया। आर्टिलरी वेयर केप्ट वाज केप्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, और जो तोपखाने जो है वो पूर्ण तरह से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रखे गए। देयर वॉज डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन द बेस्ट ऑफ कास्ट, और जो मिलिट्री की जो टुकड़ियाँ जो है वो जाति के अनुसार विभाजित कर दी। प्रॉपर केयर वॉज टेकन टू अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, और भारतीय सैनिक इकट्ठा आकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह न करेंगे, ऐसी सावधानी जो है वो बरती गई। मतलब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अभी सोच लिया कि जो इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनको फिर से एकजुट ना होने दे और हमारे खिलाफ फिर से क्या कर ना सके, ये युद्ध ना कर सके, ऐसी जो उन्होंने एक सिचुएशन बना ली, या उनकी जो सेना है उसको वैसी तरह से फॉर्म किया। चेंज इन द पॉलिसी, अभी नीतिगत जो परिवर्तन है, नीति जो है उसमें पॉलिसीज जो है ब्रिटिश लोगों के, उसमें क्या क्या चेंजेस किया। द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियंस। ब्रिटिश लोगों ने अभी क्या किया था कि जो भारत के जो धार्मिक और सामाजिक जो विषय है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग केयर दैट द इंडियन सोसाइटी विल नॉट बी यूनाइटेड ऑन सोशल ग्राउंड्स, और उन्होंने ऐसे एक ध्यान में रखा कि भारतीय जो समाज है वो सामाजिक रूप से इकट्ठा ना हो सके। ये भी उन्होंने सावधानी बरती। दे सॉ टू इट that there will be constant conflicts on the grounds of caste, religion, race, territory, etc. और भारतीय लोगों में जाति, धर्म, वंश और प्रदेश के नाम पर हमेशा विवाद, संघर्ष या झगड़े होते रहे। ये उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सोचा कि ये किस चीज़ से हो सकता है, ऐसी वो चीज़ें ब्रिटिश लोग करते गए। द अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ polluting the minds of Indians by the following the divide and rule policy, और उन्होंने भारतीय लोगों के जो मन है वो दूषित करने के लिए पॉल्यूटेड मतलब क्या, दूषित करना। जो भारतीय जो लोग हैं उनके मन दूषित हमेशा रहेंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति। ऐसी जो नीतियाँ है वो चलाई गई, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल मतलब क्या, फुट डालो और राज्य करो। फुट डालो और राज्य करो, ऐसी जो पॉलिसी है, डिवाइड करो और रूल करो, ऐसी जो पॉलिसी है मतलब क्या कि सीधा सीधा मतलब कि हमारे जो भारतीय है इन लोगों में ही झगड़ा लगा के देना, इन लोगों में ही तकलीफें खड़ा कर देना, कि ताकि ये लोग हमारे ऊपर कभी आक्रमण न कर सके। ऐसी जो नीति है ब्रिटिश लोगों ने चलाई। ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द इंडियंस फेल्ट ऑफ गिविंग ए यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और देखो 1857 के जो स्वतंत्र युद्ध के जो परिणाम, युद्ध के जो कारण है, वो भारतीय लोगों को ऐसे लगने लगा कि अंग्रेजी सत्ता को संगठित रूप में ही विरोध करना चाहिए, मतलब एक यूनिटी बना के ही उनको विरोध करना जरूरी है। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकम एन इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और जो 1857 का जो स्वतंत्रता युद्ध जो है वो हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा सिद्ध हुआ है। तो हम लोगों का लेसन जो है यहाँ पे एंड होता है, समाप्त होता है। इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों को लिखने हैं, फिलअप्स है, गिव रीजंस है, आंसर इन ब्रीफ है। ओके, लेसन इज ओवर।